हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। अभी 2-3 दिन का बीच में जरूर गैप आ गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एज ए रिवीजन टॉपिक ले रहे हैं। उन टॉपिक्स में से आप ये मान के चलिए क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में या रिवीजन टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है इकोनॉमिक सर्वे। ये अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 22-23। बजट जो आया है वो 24-25 के लिए है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है, वो यही लेटेस्ट है। अभी यहां से बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आप 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप सीरियस लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट है myupsc.in, उस पे जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको इसमें कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है वेबसाइट पे और इसके नीचे मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, तो वहां से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक सर्वे में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो गवर्नमेंट की स्कीम या फिर पिछले के कंपैरिजन में अभी क्या चेंजेस आए हैं, कितना परसेंट कम हुआ है या कितना परसेंट ज्यादा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो आपके सामने है ये फाइल पूरा ऑफिशियल है, ये हमारा नहीं है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसको ऑफिशियल है तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इसमें गलतियां नहीं होंगी। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इकोनॉमिक सर्वे में यह है इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक अवलोकन। इसमें कई पार्ट्स बना रखे हैं तो एक एक करके हम इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस और बैंकिंग, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में क्या बदलाव आया है, क्या है, ये हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को क्या टारगेट दिया गया है या मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है, कितना लक्ष्य है कि जब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी इंडिया तो उसमें मध्य प्रदेश को क्या टारगेट दिया है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। 550 बिलियन डॉलर का टारगेट मध्य प्रदेश को दिया गया है और इसकी ओर मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है। एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। अब जो कांस्टेंट प्राइस है इस वर्ष, ये जब ए लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको मिलेगी ये पीडीएफ हम सेंड कर देंगे आपके मेल पे, उसमें PA लिखा होगा, प्रायर असेसमेंट। ये अग्रिम अनुमान इस वर्ष 2022-23 के लिए जो आधारित प्रदेश का जो GSDP है 7.06% से बढ़ा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एट कांस्टेंट प्राइस द GSDP ऑफ द स्टेट दिस ईयर, और उसमें क्या है, बेस क्या रखा जाएगा, 2022-23 का प्रायर असेसमेंट कितना इंक्रीज हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है 7.06% इसमें बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011-12। ये कांस्टेंट प्राइस जो है उसका बेस ईयर 2011 है, उसी से कंपेयर करके अभी का देखा जाता है। 2011-12 में 38,497 रुपए था प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं ये इंक्रीज हुआ है और ये 65,023 हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 70% की वृद्धि दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में विगत वर्ष की तुलना में 5.67% की वृद्धि हुई है। दो चीजें हैं, कांस्टेंट प्राइस है 2011-12, उसके कंपैरिजन में 2022-23 का जो अग्रिम अनुमान है उसमें कितना हो गया, तो ये 65,023 हो गया। अब इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 2022-23 के डेटा पूछे जाते हैं कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो ये 70% की, इसमें 70% की का इसमें ग्रोथ हुआ है। अब आपसे पूछा जाता है पर कैपिटा इनकम दिस ईयर का पूछा जाता है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर।
पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कितना बढ़ा है पर कैपिटा इनकम, तो ये 5.67% बढ़ा है। ये दोनों डेटा ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट प्राइस पे पूछा जाता है तो 70%, और पिछले और प्रेजेंट ईयर के कंपैरिजन में पूछा जाता है तो इस साल 5.67% इसमें बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार 2001 में 16,393 करोड़ से बढ़कर 2023 में ये 2,47,715 करोड़ हो चुका है। अब ये डेटा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट होता है जो परसेंटेज में दिया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बजट में ये वृद्धि 2001 का बेस माना गया है बजट का इसमें, और उसके कंपैरिजन में जो अभी 2023 का बजट आया था, क्योंकि 24 का तो अभी आया है, तो हो सकता है पेपर पहले बन गए हो या फिर भी जनवरी तक का ही लिया जाएगा। करंट अफेयर्स है जो, मुझे नहीं लगता अभी जो बजट आया उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो हम जरूर आपको टेस्ट सीरीज में कवर करवा देंगे। 2023 के बजट की बात करें तो इसमें 15 टाइम्स 15 गुना का बढ़ोतरी हुई है 2001 से, और 2023 में बजट में बढ़ोतरी 15 गुना हुई है। ये आपको एक ध्यान रखना है। राजकोषीय अनुशासन का निरंतर पालन किया है। राजकोषीय अनुशासन क्या होता है? फिस्कल डिसिप्लिन। अब आपसे यहां से ऋण और जीएसडीपी का जो अनुपात है, जो कि 2005 में 39.5% था, अब ये घट के 2020 में 22.6% हो गया। फिस्कल डिफिसिट जितना कम हो उतना ही अच्छा है इसका रेशियो, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसको पूछा जाएगा अगर आपके एग्जाम में तो डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो जो कितना था 2005 में था, ये 39.5%, 39.5% था, और अभी 2020 में कितना हो गया 22.6%। हो सकता है आपसे इसमें कितना प्रतिशत कम हुआ है ये पूछा जा सकता है, तो ये 39.5 में से आप 22.6% डिडक्ट कर लीजिएगा, उतना इसमें चेंज आए हैं। अब 2018-19 से 2021-22 के बीच राज्य का अपना खुद का जो राजस्व रेवेन्यू परसेंटेज था CAGR से कितना बढ़ा है, 7.9% बढ़ा है, जबकि केंद्रीय कर जो सेंट्रल टैक्सेज हैं ये इनमें हिस्सेदारी केवल 0.5% ही बढ़ी है। तो स्टेट का जो खुद का ओवन रेवेन्यू ग्रो है ये 2018-19 से और 2021-22 के बीच में ये 7.9% बढ़ा है, जबकि जो सेंट्रल टैक्सेज हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ 0.59% बढ़ोतरी हुई है। अब अगर 2022-23 में राज्य का पूछा जाता है, ये तो 18-19 से 21-22 का था। अब बात करते हैं बजट एस्टिमेटेड जो 2022-23 का ये इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें राज्य की खुद की जो रेवेन्यू है उसमें 13.32% बढ़ा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट का जो खुद का ओवन रेवेन्यू है, ऑन रेवेन्यू, ये इसमें कितना ग्रोथ हुआ है, जो बजट का एस्टिमेटेड है 2022-23 का, उसमें कितना बताया गया है, तो ये 13.32% है। और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% बढ़ी है। तो इसमें 2018-19 से और 21-22 के बीच में देखा जाए तो उस टाइम 0.59% था। और ये क्यों दिखाया गया है, क्योंकि उस टाइम ये अलग गवर्नमेंट थी, जहां तक है 20 या 19-20 में है जो शायद दूसरी गवर्नमेंट थी, और इसके बाद में ये नई गवर्नमेंट आई। तो इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में ये 9.8% बढ़ा है। एक तो आपसे पहला पूछ लिया, अभी पिछले वर्ष का 9.8% बढ़ा है। एक यहां से आपसे पूछा जा सकता है IFMIS ये क्या है? IFMIS क्या है? तो ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये जो मध्य प्रदेश सरकार है इसका है, ये एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली,
इसका भारतीय रिजर्व बैंक के जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ई कुबेर, ये नाम ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ई कुबेर क्या है, तो ई कुबेर है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ई कुबेर। और ये कब लागू किया गया था ई कुबेर? ये दिसंबर 2022 में लागू किया गया था ई कुबेर को। ये दिसंबर 2022 में ये शुरू किया गया था ई कुबेर और IFMS दोनों, जो कि ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये जो कोर बैंकिंग है ई कुबेर, ये दिसंबर 2022 में शुरू किया गया था, ये RBI का है। अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में वर्ष 2005-06 से 22-23 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण, ये प्राइमरी सेक्टर, देखिए 3 सेक्टर आपको पढ़ने हैं, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ये 3 से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम में, ये मान के चलिए। तो हम प्राइमरी सेक्टर का देखें तो इसमें 15.45% का इसमें ग्रोथ हुआ है। किसमें? जो अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि को देखते हुए राज्य का 2005-06 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण में, इसका विस्तार कितना हुआ है? 15.45%। और इसका पहले 9,437 करोड़ था और ये बढ़ के 2,15,427 करोड़ हो गया है। इसी क्रम की बात करें तो एग्रीकल्चर ऋण में कितनी वृद्धि हुई है? 13.41% की, और MSME में 30.22% की वृद्धि हुई है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्राइमरी सेक्टर इसमें 15.45%, एग्रीकल्चर में 13.41% और MSME में 30.22%। ये 3 डेटा आप कहीं लिख सकते हैं। ये ऋण में वृद्धि हुई है 2005-06 से और 2022-23 में। जो टोटल एडवांस है प्रायोरिटी सेक्टर को जो दिया गया है, विच इज मोर देन द नेशनल एवरेज टारगेट, जो नेशनल एवरेज टारगेट है, राज्य में कुल अग्रिम का 59.41% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिया गया, जो 40% के राष्ट्रीय औसत लक्ष्य से अधिक है। जबकि कृषि को कुल ऋण 32.2% प्राप्त हुआ, जो 18% के। अब यहाँ 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेशनल एवरेज क्या है? प्राइमरी सेक्टर को जो ऋण दिया गया उसका नेशनल एवरेज क्या है? कम से कम ये तो होना ही चाहिए। तो 40% है, ये नेशनल एवरेज है प्राइमरी सेक्टर को जो ऋण दिया गया है। और एग्रीकल्चर को जो दिया गया है उसका नेशनल एवरेज क्या है? 18%। तो इसमें 2 चीजें आती है। प्राइमरी सेक्टर का नेशनल एवरेज है 40% और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नेशनल एवरेज है वो 18% है। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें कितना दिया गया है? ये तो टारगेट था। अब इसमें दिया गया है प्राइमरी सेक्टर को 59.41 और एग्रीकल्चर सेक्टर को 32.2। ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना है। 1-2 बार इनको पढ़ेंगे तो आपको ये याद होने लग जाएंगे। वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक कुल 3.85 करोड़ बैंक खाते खोले गए। तो ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन के कितने खाते खोले गए हैं? किसके लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ये गोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके लिए। तो 3.85 करोड़ खाते खोले गए हैं। डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिलों ने 100% वित्तीय समावेश डिजिटल जिले का दर्जा हासिल किया गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडर द डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 3 डिस्ट्रिक्ट्स बैतूल, इंदौर एंड विदिशा हैव अचीव्ड 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल डिस्ट्रिक्ट स्टेटस। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जिला है जिसने 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल डिस्ट्रिक्ट स्टेटस हासिल कर लिया है। तो ये 3 जिलों का नाम ध्यान रखना आपको, बैतूल, इंदौर और विदिशा। ये डिजिटल जिला कार्यक्रम है, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत 100%, 100% इन्होंने ये डिजिटल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इनको मिला है, बैतूल, इंदौर और विदिशा को। मध्य प्रदेश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह,
इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में कितना कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या में इसमें काम है। 2012-13 में 19,151 स्वयं सहायता समूह बने थे और दिसंबर 2022, जिसमें 22-23 का फाइनेंशियल ईयर था, दिसंबर 2022 के अंत में बढ़ के ये 4,20,838 हो गए हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कितने बढ़ गए हैं स्वयं सहायता समूह, कितने बढ़ गए हैं या प्रेजेंट में अभी कितने, हाल ही का जो डेटा जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी कितने हैं। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है मध्य प्रदेश में 4,20,838 हो गए हैं। और इसमें जो कैश क्रेडिट लिमिट है, स्टार्टअप फंड के माध्यम से इतने करोड़ का कुल वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है इनको, स्वयं सहायता समूहों को। इसमें देखिए ये रिवॉल्विंग फंड है, कम्युनिटी रिवॉल्विंग फंड है और कैश क्रेडिट लिमिट है, तीनों मिला के 6,178 करोड़ रुपए इसमें अब तक टोटल इनको दिया गया है। अब ये पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक कौन सा था हमारा? इकोनॉमिक रिव्यू, पब्लिक फाइनेंस और बैंकिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो एग्रीकल्चर है, फूड मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फूड मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य ने 2013-14 में 174.8 लाख टन की तुलना में 2022-23 में 352.7 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। इसी तरह इस अवधि में धान का उत्पादन 53 लाख से बढ़कर 138 लाख टन हो गया है। ये तो था गेहूं का, गेहूं में कितनी बढ़ोतरी हुई और धान में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो दो डेटा रखिएगा आपके सामने। गेहूं का है जो प्रायर डेटा 174.8 और नया डेटा है ये 352.7 लाख टन। अब इसमें डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, आपको वो पूछा जा सकता है। हो सकता है डेटा डायरेक्ट भी पूछा जाए, लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि कितनी बढ़ोतरी हुई है उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। अब धान की करें तो धान का जो पहले था 53.2 लाख टन से बढ़ के और ये 131.8 लाख टन हो गया है। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये डिफरेंस भी आप निकाल के, और एक पेज के टोटल इस इकोनॉमिक सर्वे के मुश्किल से 2 पेज के नोट्स बनेंगे जो आप खुद के जरूर बनाइएगा। अदरवाइज ये टेस्ट सीरीज में तो इनके क्वेश्चन कवर किए गए हैं और अभी भी जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें कवर किए जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिसका क्वेश्चन कवर नहीं किया गया हो और उसका रिवीजन में क्वेश्चन नहीं लिया गया हो। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। myupsc.in पे जाके कर लीजिए। वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? एज कंपेयर टू द ईयर 2021 there has been an increase of 5.46% in the cropped area during the 21-22 assessment year। तो 2020-21 की तुलना में 2021-22 का जो असेसमेंट है उसमें जो फसल क्षेत्र है, क्रॉप्ड एरिया, उसमें 5.46% की वृद्धि हुई है। तो ये डेटा ध्यान रखना आपको। 2020-21 की तुलना में कुल फसलों के उत्पादन में 21-22 में ये था क्रॉप्ड एरिया, फसल क्षेत्र, और ये जो है प्रोडक्शन ऑफ टोटल क्रॉप्स का है, प्रोडक्शन ऑफ टोटल क्रॉप्स, टोटल जो सभी कुल फसलें हैं उनके उत्पादन में 4.16% की वृद्धि हुई है। तो ये दोनों ही डेटा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसने ईयर 2023 को डिक्लेयर किया है मिलेट ईयर। द ईयर 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मिलेट ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने शुरू किया है श्री अन्न। यूनाइटेड नेशन ने तो इसको मिलेट वर्ष घोषित किया है और भारत सरकार ने इसको श्री अन्न कहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको कोटो कुटकी के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इसमें जो फसल ली गई है, मेनली जो फोकस किया है वो कोटो कुटकी, और इसी के तहत सरकार ने जो
कोदो कुटकी है। कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन भी शुरू किया गया था और मध्य प्रदेश कोदो कुटकी खेती सहायता योजना भी प्रारंभ की गई थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू किए गए थे। 2020 में एमपी राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना, ये इसी मिलेट ईयर का, श्री अन्न का, ये सब एक ही है, इसी का पार्ट है ये। इसी के ही आगे बढ़ा के यूनाइटेड नेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का। कृषकों को प्राथमिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने किसानों का इसमें फसलों का बीमा किया गया है। देखिए 21-22 की बात हो रही है, 2021-22 की। मोर देन 90 लाख फार्मर्स वर इंश्योर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम लॉसेस ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज। तो जो आपदा वगैरह है उससे जो किसानों की फसलों को नुकसान होता है उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी और उसमें मध्य प्रदेश में अब तक कितने किसानों का बीमा किया गया है? 90 लाख से ज्यादा किसानों की फसलों का बीमा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एआई या एमएल मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित ई गिरदावरी परियोजना के माध्यम से गिरदावरी संचालन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाला प्रथम राज्य है। इसी क्रम में पीएम किसान के अंतर्गत 85 लाख में से 76 लाख लाभार्थियों की खसरा जानकारी। तो इसमें इस पॉइंट से जो पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर ई गिरदावरी परियोजना के माध्यम से जो गिरदावरी संचालन की जाती है या उसमें मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश इसमें देश में पहले नंबर पे है। 85 लाख में से 76 लाख लाभार्थियों को उनके खसरा की ये जानकारी दर्ज की गई है। ये काफी बड़ा नंबर है। सिंचाई सुविधा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। There has been a remarkable change in the irrigation facilities। और ये इरिगेशन फैसिलिटीज में कितनी वृद्धि हुई है? ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल इंक्रीमेंट है, इसमें इंक्रीज हुआ है। 585% की वृद्धि हुई है। और ये 2003 में कितना था? 7,68,000 हेक्टेयर से 45 लाख हेक्टेयर से अधिक 2022 में हो गई थी और 2025 तक इसको 65 लाख हेक्टेयर का टारगेट रखा है। तो आपको यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि प्रदेश में जो सिंचाई क्षमता है, इरिगेशन फैसिलिटी, उसमें कितने परसेंट का चेंजेज आया है? तो ये 585% का चेंज आया है। अब आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहां से कि कितना टारगेट रखा गया है? 65 लाख हेक्टेयर का टारगेट रखा है जो, या फिर आपको दे दिया जाएगा ये डेटा कि जो 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है वो किस साल तक रखा है। तो ये जो टारगेट ईयर है ये 2025 है, 2025 तक। अभी जो प्रेजेंट में 45 लाख हेक्टेयर है उसको 65 लाख हेक्टेयर करने का टारगेट रखा है इरिगेशन फैसिलिटीज का 2025 तक। ये 65 लाख और 2025 आप जरूर ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश द्वारा व्यापक हितग्राहकों के साथ विस्तृत परामर्श के माध्यम से राज्य जल नीति 2022 का प्रारूप तैयार किया गया है। नई नीति में जल संसाधन संरक्षण सुरक्षा के पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है। आपसे यहां से पूछा जाएगा कि द न्यू पॉलिसी फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इसमें ट्रेडिशनल जरूर ध्यान रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान के हिसाब से फोकस रखा गया है। नई वाटर पॉलिसी जारी की है, नई वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है। तो ये कब ड्राफ्ट की गई है? तो आपको इसमें नई वाटर पॉलिसी, न्यू वाटर पॉलिसी, स्टेट वाटर पॉलिसी कहें, मध्य प्रदेश स्टेट वाटर पॉलिसी, ये 2022 इसमें ड्राफ्ट की गई है। तो ये 2022 आपको इसमें साल ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, रामसर वेटलैंड्स, रामसर आर्द्र क्षेत्रों का अंतरराष्ट्रीय एक महत्व है। ये बिल्कुल सही है। रामसर वेटलैंड्स आर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मध्य प्रदेश की 3 आर्द्र भूमि, इंदौर में, सिरपुर और यशवंत सागर,
आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सिरपुर कहाँ है, इंदौर में। यशवंत सागर कहाँ है, इंदौर में। शिवपुरी जिले में संख्या सागर है। इन तीनों को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र सम्मेलन द्वारा रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर वेटलैंड, दे हैव इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। 3 वेटलैंड्स ऑफ मध्य प्रदेश, सिरपुर वेटलैंड एंड यशवंत सागर इन इंदौर, साख्य सागर in Shivpuri district, and these 3 have been declared as Ramsar site by International Convention on Wetland। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जिसको क्या बोला जाता है, रामसर वेट कन्वेंशन। ये रामसर ईरान में एक शहर है, तो ये घोषित किया गया है। टोटल वेटलैंड अभी 4 है, कुछ को और प्रपोज किया गया है, लेकिन रामसर वेटलैंड कितने हैं, 3 है मध्य प्रदेश में। इसमें भोपाल का भोजताल नहीं है। मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वर्ष 2015 से 2022 की अवधि में प्रति वर्ष औसतन 15.39% की दर से वृद्धि हुई है। फिश प्रोडक्शन, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो एवरेज रेट है। ये एवरेज रेट है एवरी ईयर का ड्यूरिंग द पीरियड 15 to 22। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। मछली उत्पादन का है, मत्स्य उत्पादन, इसमें 2015 से और 2022 की अवधि में हर साल, ये टोटल नहीं है, हर साल औसतन 15.39% की वृद्धि हुई है। फिश प्रोडक्शन में 15.39% का एवरी ईयर इसमें इंक्रीज हुआ है, ये 2015 to 2022। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश हीरा, ताम्रयस्क और मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम, रॉक फॉस्फेट और चूना उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहा है। देखिए, मिनरल रिपोर्ट्स हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से भी 1 साल पीछे की चल रही होती है। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, तो मिनरल रिपोर्ट्स जो है ये इसका डेटा अब आया है 2021-22 का। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से स्टेट की पहली रैंक किसके प्रोडक्शन में है, तो डायमंड है, कॉपर है, इसके अलावा मैंगनीज और है, मैग्नीजायस। इन तीनों में क्या रैंक है, तो मध्य प्रदेश की डायमंड में पहली रैंक है। रॉक फॉस्फेट और चूना उत्पादन इसमें दूसरी रैंक है, और कोयला उत्पादन में, कोल में तीसरी रैंक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं, उद्योग, व्यापार, अधोसंरचना और कनेक्टिविटी। इंडस्ट्री, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। ये जो हमने पढ़ा था 5 ट्रिलियन में 550 बिलियन का टारगेट मध्य प्रदेश को दिया गया है। अब इसके लिए एक मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई है। यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमने टेस्ट सीरीज में भी करवाया है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कब शुरू की है। ये स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है 2022 में। या फिर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब शुरू की गई है, तो ये भी 2022 में। स्टार्टअप और उद्यम क्रांति योजना, चीफ मिनिस्टर उद्यम क्रांति योजना, ये भी इंप्लीमेंटेड ईयर इसका 2022 है। और मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी, इसका भी ईयर 2022 ही है। मध्य प्रदेश में जो एफडीआई है ये भी बढ़ रहा है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में 1560 करोड़ का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो एफडीआई, मध्य प्रदेश को एफडीआई में पिछले के कंपैरिजन में अभी बढ़ोतरी हुई है, और ये अप्रैल 2021 से मार्च 2022 जो 1 साल का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 1560 करोड़ का प्राप्त हुआ है।
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लैंडलॉक्ड राज्य कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इनमें मध्य प्रदेश ने निर्यात मूल्य के मामले में राजस्थान को पीछे छोड़ा है और अब हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पे है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, उसमें जो ये लैंडलॉक राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हरियाणा है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ी है और सबसे ज्यादा हरियाणा का है। पहले दूसरे नंबर पे राजस्थान था, अभी दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया है। मध्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2017 से 22 के मध्य 5 साल में जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ा है? 5 साल में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है ये एनुअल ग्रोथ है, 5 साल की ग्रोथ नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये जो डेटा है एनुअल ग्रोथ का है, औसत वार्षिक दर। तो ये पिछले 5 साल में जो औसत निकाला गया है, किसी साल हो सकता है 7% बढ़ा हो, किसी साल 10% भी बढ़ा हो, लेकिन जो एवरेज निकाला है 17 से 22 के बीच में ये 8.4% का इसमें वृद्धि हुई है। 2021-22 में ये 58,407 करोड़ पे पहुंच गया है। एक्सपोर्ट, मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट कितना है? 2021-22 की रिपोर्ट में 58,407 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है मध्य प्रदेश, जो कि पिछले 5 साल में एवरेज एनुअल 8.4% का इसमें वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश द्वारा अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व को समझते हुए अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चयनित पर्यटन संबंधी सर्किटों को एंड टू एंड समर्थन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्ण, इसमें 2 चीजें हैं, पूर्ण पैकेज के रूप में 50 स्थलों का चयन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को पर्यटन से जोड़ के, पर्यटन से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए टोटल कितने स्थलों का चयन किया है? 50 स्थलों का चयन किया है। 2004-05 में पर्यटन का बजट कितना था? 11 करोड़ था लगभग, जो अब इसमें 21 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2004-05 में ये बजट था 11.2 करोड़ और अब ये 21 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में 244.6 करोड़ तक पहुंच गया है। तो पर्यटन के बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 2004-05 इसमें बेस लिया गया है तो 21 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और यह फिर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल में कितना है पर्यटन का बजट, तो ये 244.6 है, लेकिन जरूर देख लीजिएगा यहाँ 2022-23 लिखा हो, इसमें गलती नहीं हो। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में धार्मिक पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में 122% की वृद्धि हुई है और 2022 में अन्य पर्यटन स्थलों में 58%। 2 चीजें हैं, एक रिलीजियस और एक अदर। रिलीजियस जो टूरिज्म स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है रिलीजियस, उनमें 122% की वृद्धि हुई है और अदर में 58% की हुई है। दोनों डेटा आप ध्यान रखिएगा, 2022 का है ये डेटा। धार्मिक पर्यटन स्थलों में 122% की वृद्धि हुई है, 122 और अदर में 58% की। बिजली की बात करते हैं तो जो कैपेसिटी है, पावर कैपेसिटी मध्य प्रदेश की, ये लगभग 5 टाइम्स बढ़ोतरी हुई है। इसमें 2003 में 5,173 मेगावाट से लगभग 5 गुना से अधिक बढ़ते हुए 2022 में 28,000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है। पिछले 1 दशक में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में लगभग 260% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता वर्ष 2012 में थी 570 किलोवाट आवर और अब ये 2022 में बढ़ के 1184 किलोवाट आवर हो गई है। तो प्रति व्यक्ति की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। 2012 में 570 थी, अभी ये 1184 हो गई है। प्रदेश में 2003 से लेकर 2022 तक सड़कों का निर्माण 44,000 से 4 लाख किलोमीटर से अधिक हो गया है। ये गडकरी जी काफी रोड बना रहे हैं पूरे देश में, ये सबको ही पता है। हाईवेज काफी बने हैं और मध्य प्रदेश को भी जो इम्पोर्टेंट हाईवे हैं उनसे जोड़ा गया है, चाहे वो ग्वालियर से गुना को जोड़ा गया हो और भी कई हाईवेज को जोड़ा गया है मध्य प्रदेश को। तो 2003 से लेके और 2022 में 44,000 से 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। ग्वालियर झांसी NH 75
मनगांव जो रीवा से, और यूपी बॉर्डर NH27, सिवनी महाराष्ट्र बॉर्डर NH7, इसको भी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में मिली है। ये ध्यान रखना है। ये जगहों के नाम, NH75 कहाँ से निकल रहा है और NH27 कहाँ से निकल रहा है मध्य प्रदेश में। इसमें शहरी आवागमन के मुख्य स्रोत के रूप में मेट्रो को फोकस किया जा रहा है, जिसमें भोपाल और इंदौर में ये कार्य प्रगति पर है और ये इसकी लागत है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेट्रो का तो जो वंदे भारत का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था राजस्थान का, उसमें वंदे भारत का क्वेश्चन आया था, तो आपको भी वंदे भारत पूछा जा सकता है। और वो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सारे टेस्ट सीरीज में करवा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए दूरगामी लक्ष्य अक्षय ऊर्जा वगैरह ही चलाई है, लेकिन जो देखिए इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमें सोलर एनर्जी का जो सस्टेनेबल गोल है वो 2030 का जो दिया है, 2025 का तो हम अभी अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। जो सोलर एनर्जी में हमें 2025 का टारगेट मिला था वो अचीव कर चुके हैं और 2030 के टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं हम। वर्ष 2030 तक 50% अक्षय और हरित ऊर्जा से प्राप्त हो, इसके लिए भी ये पॉलिसी लाई गई है रिन्यूएबल एनर्जी की 2022। तो जितनी भी अभी तक हमने इंपॉर्टेंट पॉलिसी पढ़ी है वो सभी 2022 में इंप्लीमेंट की गई है। आपसे पूछा जाए रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कब इंप्लीमेंट की गई है और ये किस लिए इंप्लीमेंट की गई है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 में लॉन्च की गई है। रिन्यूएबल एनर्जी ये 2022 में लॉन्च की गई, ये वाला है दिस वन, पॉइंट नंबर 12। और ये किस लिए, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों में। क्योंकि किस लिए शुरू की गई है, ताकि 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी से 2030 तक का टारगेट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से हम 50% इसको टारगेट लेके चल रहे हैं। ओंकारेश्वर में 3050 करोड़ के निवेश से 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट पर कार्य किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो अभी 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है ये कहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ किया जा रहा है। इसमें 3500 करोड़ रुपीज से तो ये ओंकारेश्वर में किया जा रहा है सोलर प्लांट। और इसमें क्या टारगेट रखा गया है, देखिए 2027 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 20,000 मेगावाट करने का टारगेट रखा गया है। तो ये टारगेट ईयर 2027 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का और 20,000 मेगावाट, ये हमें ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश शासन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 लॉन्च की गई है। तो चाहे स्टार्टअप पॉलिसी हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी हो या फिर ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी हो, सभी 2022 में लॉन्च की गई है। ये पूछा जा सकता है आपसे, मध्य प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी कब लॉन्च की गई है, 2022 में। किसने लॉन्च की है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश में कुल 601 अटल टिंकरिंग लैब है, जिनमें से 145 मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल एरियाज हैं उन जिलों में है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, टोटल अटल टिंकरिंग लैब कितनी है, 601 है और ट्राइबल एरिया में 145 उनमें से ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में है। समावेशी सामाजिक विकास, समावेशी सामाजिक विकास इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट। इसमें स्कीम्स वगैरह आती है ज्यादातर, जैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सब इसी में आती है, इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट में। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के सफल क्रियान्वयन स्वरूप अन्य प्रयासों के कारण जो जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 में 927 था, वो इसमें 5 में 956 हो गया है। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो किया गया था 2015-16 में। उसमें जो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो था एट बर्थ वो 927 था। अब जो नेशनल
फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, ये 5th आया है, 5वां है, और ये 2019 से 21 में किया गया है। इसमें कितना आया है? ये एट बर्थ सेक्स रेशियो 956, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी सर्वे में है, इसी क्रम में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd था 2005-6 में, साक्षर महिलाओं का अनुपात 44.4% था। जो अभी रिसेंट सर्वे आया है 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां आया है, इसमें ये 65% हो चुका है। ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे आया है 5वां 2019 से 21, इसमें साक्षर महिलाओं का क्या डेटा है? तो 65.4% साक्षर महिलाएं हो चुकी है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में संपन्न पंचायत आम निर्वाचन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में लगभग 17,000 महिलाएं चुनाव जीती है। इनमें से ये कुछ डेटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विकास, अनुसूचित जनजाति उप योजना, ये बजट दिया गया है कि जो अनुसूचित जनजाति है उसका बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, जो अनुसूचित जनजाति विकास के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है। शेड्यूल ट्राइब्स का बजट था 2004-05 में कितना था? शेड्यूल ट्राइब का बजट 2004-05 में 1662 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में बढ़ के और ये 26,940 करोड़ हो गया है। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल ट्राइब का बजट है इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है 2004-05 से और 2022-23 के बीच में? तो 1620% की वृद्धि हुई है, इसमें काफी वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश द्वारा 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेशा नियमों को अधिसूचित किया गया है। जल, जंगल, जमीन, श्रम, महिला सशक्तिकरण के अधिकार प्राप्त हुए। ये पेशा कब लगाया गया मध्य प्रदेश में? तो ये पेशा रूल नोटिफाई किया गया था मध्य प्रदेश में, पेशा रूल 15 नवंबर 2022 को। आपसे पूछा जा सकता है जनजातीय गौरव दिवस, तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे ही ये जो पेशा है ये रूल्स नोटिफाई किए गए थे। और ये किस लिए किया गया था पेशा? द राइट्स ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, लेबर, विमेन एम्पावरमेंट एंड लोकल ट्रेडिशन को इससे रिसीव किया जा सके, उसके लिए। अब शिक्षा और हेल्थ की बात कर लेते हैं। शिक्षा और हेल्थ में मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? तो ये सीएम राइज योजना है। शिक्षा में 370 स्कूलों को संचालन किया जा रहा है सीएम राइज योजना के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों की स्कूलों तक पहुंच बढ़ाने के लिए साइकिल भी उनको दी जा रही है। 2022-23 में 6 से 9 तक पढ़ने वाले 1 लाख स्टूडेंट्स को साइकिल वितरण किया गया है। ये शासकीय स्कूल से, मतलब जो भी 2 किलोमीटर दूर रूरल एरियाज में रह रहे हैं, तो 1 लाख लोगों को ये साइकिल दी गई है और वो 6 से 9वीं क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे हैं। बालिका शिक्षा मध्य प्रदेश में प्राथमिकता है। इसमें 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय और अतिरिक्त 324 कन्या छात्रावास, इनमें 56,000 बालिकाएं लाभान्वित हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी आवासीय कन्या विद्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय हैं। और छात्रावास पूछा जाता है तो 324 है, छात्रावास पूछने की संभावना कम है। विद्यालय पूछे जा सकते हैं, कस्तूरबा गांधी 207 है। गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह आर्थिक योजना है। इसमें जो भी चयनित बालिका है, छात्रा है, उसको स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपए महीने, कॉलेज तक पढ़ने के लिए 500 रुपए प्रति महीने, और ज्यादा से ज्यादा ये 10 महीने तक दिया जाएगा, 12 महीने नहीं। तो आपसे स्टेटमेंट बेस अगर पूछा जाता है कि गांव में जो बेटी योजना है, गांव की बेटी योजना, इसमें जो चयनित छात्रा है उसको स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपए प्रति माह पूरे साल के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, 10 महीने के लिए भुगतान किया जाएगा। और इसमें 2022-23 में 23,269 को इसका लाभ मिला है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे गांव की बेटी योजना है, वैसे शहर में कौन सी योजना चल रही है? प्रतिभा किरण योजना है, ये शहर के लिए है। और गांव की बेटी योजना है, ग्रामीण
जो गर्ल्स हैं बालिकाएं उनके लिए है। मध्य प्रदेश में कुल 10.88,000 ये 97.66% की उपलब्धि हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र संचालित है। लगभग 10,000 हेल्थ और वेलनेस केंद्र है मध्य प्रदेश में, और इसमें आयुष विभाग द्वारा भी 562 आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। देखिए, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 था, ये 2005-06 में आया था, चौथा आया था 15-16 में, और पांचवा 2019 से 21 में। 2005-06 के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे गंभीर कुपोषण से थे वो 12.6% थे, 5 साल से कम उम्र के। अब ये जो नया फैमिली हेल्थ सर्वे आया है इसमें ये 6.5% हो चुके हैं, तो लगभग आधे रह चुके हैं। दोनों ही डेटा आप ध्यान रखिएगा कि जो सर्वे हुआ था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें 2005-06 में 12.6% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण से पीड़ित थे, गंभीर कुपोषण से, और अब ये 6.5% ही रह चुके हैं। संस्थागत प्रसव जो था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd में, ये 26% था, और अब ये 90% हो चुका है। ये लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में बाल मृत्यु दर, नेशनल जो बाल मृत्यु दर है ये है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसको IMR बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसमें 3rd की बात करें तो 70 थी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3rd में 70 थी, और अभी जो लेटेस्ट है उसमें 41.3 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है। ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें कितने बच्चे उनका वो नहीं बच पाते, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पहले 70 था, अब ये 41.3 है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2004 से 6 में मध्य प्रदेश का जो मातृ मृत्यु अनुपात था 335 था, 18-20 में ये 173 हो गया है। इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये किसने जारी किया? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। 2004-05 में 335 था और ये अब 173 हो गया है। इसमें देखिए और कई इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये जो आपको बताया है ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपके ऊपर है। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन ये यहाँ से जो सुशासन एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है इसको गुड गवर्नेंस एंड कल्चरल इकोनॉमी कहा जाता है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है आपसे। एक तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181। और 14 से जनवरी 2023 की अवधि में 2 करोड़ 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई है और जिनमें से लगभग 99 या 98.8% का निवारण कर दिया गया है। ये इसको गुड गवर्नेंस माना जाता है और इसके लिए ये हेल्पलाइन चालू किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2010 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इसको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लेके आया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में पारित किया था और मध्य प्रदेश पहला राज्य था। इसके अकॉर्डिंग जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। 48 डिपार्टमेंट 696 सर्विसेज को नोटिफाइड किया जा चुका है एज पर दिस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? ये 2012 में हुई थी और इसी के तहत है जो जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 548 ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल मतलब ऑनलाइन सर्विसेज। सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण,
इसमें देखिए राज्य के जो 51 जिलों में ई दक्ष केंद्र स्थापित किए गए हैं। जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में लगभग 5,80,000 कर्मचारी ई दक्ष केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कितने ई दक्ष केंद्र है अब तक मध्य प्रदेश में, ये टोटल 51 है। एक्चुअली ये 51 जिलों में है। कितने जिलों में है? 51 जिलों में है। इसमें पीएम स्वनिधि का जो पहला चरण है, इसमें भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। स्वनिधि में इसमें देखिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं जो स्ट्रीट वेंडर वगैरह हैं उनको, तो इसमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। पीएम स्वनिधि की योजना के दूसरे चरण में इसमें मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। पहले चरण में पहले नंबर पे है, दूसरे चरण में दूसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश की जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसमें मध्य प्रदेश तीसरे चरण में तीसरे नंबर पे है। तो पहले चरण में 10,000 दिया जाता है, दूसरे चरण में 20,000 दिया जाता है और पीएम स्वनिधि के तीसरे चरण में 50,000 रुपए दिए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले चरण में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था देश में, दूसरे चरण में दूसरे नंबर पे, तीसरे चरण में तीसरे नंबर पे आ गया है। भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का पुनर्विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी से किया जा रहा है। तो ये जो किया जा रहा है भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं पीपीपी मोड पे किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किया जा रहा है। इसमें टोटल 500 करोड़ का निवेश किया जा रहा है और ये भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा महाकालेश्वर धाम का है, इसके परिसर का भी विस्तार किया जा रहा है। महाकाल महालोक का निर्माण 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था और उसके बाद से इसमें काफी पर्यटनों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है महाकाल महालोक का निर्माण कब हुआ है? 11 अक्टूबर 2022 को। ओंकारेश्वर में गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची ये धातु की भव्य प्रतिमा है, ये इसका भी निर्माण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है सारे। क्रांतिकारी जो टट्या भील है उनकी बलिदान भूमि है पाताल पानी, उसमें भी नव तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है और एक ध्यान केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये क्रांतिकारी टाट्या भील है, उनकी बलिदान भूमि कौन सी है? पाताल पानी, ये ध्यान रखना है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना चालू की गई है जिसमें विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक और सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की इसमें परियोजनाएं हैं वो स्वीकृत की जाती है। तो ये कुछ जो भगवान बिरसा मुंडा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये भी स्टार्ट की गई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए तो 1 लाख से 50 लाख है और सर्विस और बिजनेस एक्टिविटी के लिए 1 लाख से 25 लाख है। ये था मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। बजट को भी लेके आएंगे, यहाँ से आपसे कम 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को मिला के आपको 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल सकते हैं। इसको आप जरूर पढ़िएगा, रिवीजन कीजिए। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी या फिर आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट पे, जैसा मैंने कहा है ऑफिशियल है, हमारा नहीं है ये, तो आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके इसको बार बार पढ़िए और डेटा जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो परसेंटेज में डेटा है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज से आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।